पेपर लीक, रिजल्ट में देरी, पारदर्शिता की कमी। जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये हमारा भविष्य है भारत का, आप अगर उनके साथ में ऐसी चीजें करोगे और आप अपनी गलती को छिपाने के लिए अगर ऐसा कुछ भी स्टेप उठाते तो वो गलत बल्कि जो है प्राइवेट इंडस्ट्री को देते देते फ्यूचर खराब करने का जो है प्लान बना रखा है। किसी ने लोन लेकर के अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाई, वो एक सपना लेकर के वहां पे आते हैं, देन उनको पता लगता है कि ऐसा हादसा हो गया। बच्चे चिल्लाते हुए नजर आए कि जो है जिस कंपनी को ये दिया गया था एग्जाम कराने के लिए वो फर्जी भी है। अगर हम हमारे टैलेंट को पहचान करके उसको आगे लेकर के जाएंगे ना, तो हमारी फील्ड में हम सबसे आगे बढ़ जाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महेश गौर, जिन्हें लोग मेमोरी गुरु के नाम से जानते हैं। आज हम इनके साथ सिर्फ मेमोरी की कला पर नहीं बल्कि देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था, एसएससी विवाद और छात्रों की मानसिक सेहत जैसे अहम मुद्दों पर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे बढ़ते सुसाइड मैटर पे भी। सर, स्वागत है आपका। हाल ही में एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों में नाराजगी देखी गई है। पेपर लीक, रिजल्ट में देरी, पारदर्शिता की कमी, आप इस असंतोष को कैसे देखते हैं? सर, ये सिस्टम जो है उनको अभी हमको डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, एजुकेशन सिस्टम को। आज बच्चा अगर एग्जाम देने के लिए जाता है, देन उसको मालूम चलता है कि मेरा सेंटर लास्ट मोमेंट पर चेंज हो गया, लास्ट मोमेंट पे, और वो दूसरी जगह पे पहुंच ही नहीं सकता है। आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, वहाँ पे माउस काम नहीं कर रहे हैं जी। तो आपको सबसे पहले तो ये कि एजुकेशन कंडक्ट करवाने वाली जो भी संस्था है, क्या उस पर रिलाई किया जा सकता है। सबसे पहले अगर आपको पहले उनका टेस्ट लेना जरूरी है, उनको पहले जो जिसको हमारे यहाँ पे बोलता है टेस्ट चेकिंग, हमारे सीएम एक टेस्ट चेकिंग वर्ड यूज होता है कि आप पहले खुद जो है टेस्ट करो, एग्जाम कंडक्ट करवाओ खुद के ही लोगों के साथ में कि क्या हमारा पूरा सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा नहीं कर रहा, देन उसके बाद में स्टूडेंट्स को बुलाओ और उनका एग्जाम कंडक्ट करो। बट न्यूज मीडिया के चैनल्स के माइक्स पे जो है वहाँ के बच्चे चिल्लाते हुए नजर आए कि जो है जिस कंपनी को ये दिया गया था एग्जाम कराने के लिए वो फर्जी भी है और ब्लैकलिस्ट भी करी जा चुकी है। तो ऐसी कंपनी को देना भी नहीं चाहिए। और मैं स्टूडेंट्स को जरूर यहाँ पे कहना चाहूँगा, देखो जो चीज़ हो चुकी उसको तो अभी बदल नहीं सकते, बट यहाँ पर मैं चाहूँगा कि वो स्टूडेंट्स जिनकी एज लिमिट, अब जैसे एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है फिर वापस से कंडक्ट करवाते हैं, उसमें कई स्टूडेंट्स की एज लिमिट चली जाती है जी। तो मैं वहाँ पे कहूँगा कि ऐसी सिचुएशन में सरकार उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए वो एज लिमिट बढ़ा दें। दूसरी चीज़, जिन बच्चों ने तैयारी की उनको मैं बोलूँगा, देखो चीज़ों को, हालात को जब बदला नहीं जा सकता है तो उसमें से कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करें कि आपके पास में जो भी 2-3 महीने का टाइम और मिल रहा है उसमें अच्छा से रिवीजन करें, अच्छा से तैयारी करें। कि प्रोटेस्ट करना सही नहीं? प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट करने को मैं कभी भी गलत नहीं बोलूँगा। शांति से अगर प्रोटेस्ट करेंगे वो करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ सरकार तक पहुँचनी भी जरूरी है कि सिस्टम में अब बदलाव की ज़रूरत है हमारे को। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पे बैठे और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लिए भी नहीं, अपने लिए भी सोचिए और उसके बाद सरकार तक अपनी बात भी रखवाइए। सरकार से बात रखने के लिए लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, बसों में भर भर के ले गए जैसे किसी गैंगस्टर। वो गलत था, उस चीज़ का मैं विरोध करता हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप आने वाले जो भविष्य है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये हमारा भविष्य है भारत का, आप अगर उनके साथ में ऐसी चीज़ें करोगे और आप अपनी गलती को छिपाने के लिए अगर ऐसा कुछ भी स्टेप उठाते तो वो गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आप एक एजुकेशन सेक्टर को कवर करते हैं, आप इतने बड़े टीचर भी हैं, लोग आपको मेमोरी जो है के एक्सपर्ट बताते हैं। मैं जानना चाहता हूँ ये पूरा एसएससी प्रोटेस्ट का मामला क्या था आपके नज़रिए से? आपने इस केस को लेकर किस तरीके से समझा, क्योंकि ये आपकी एक्सपर्टी है और आप मुझे ज़्यादा अच्छे से हमारे व्यूअर्स को समझा सकते हैं कि आखिर एसएससी प्रोटेस्ट का पूरा मामला था क्या और इसका हल क्या है? तो ये जो पूरा हुआ था इसमें एक तो सबसे पहले तो देखो सर, मैं बताता हूँ, पिछले अगर हम 5 साल का डेटा निकाल करके देखें ना, कई बार पेपर लीक भी हुए हैं, कई बार सेंटर चेंज हुए हैं, और अभी तो हाल में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि कुछ स्टूडेंट्स का तो सेंटर भी अंडमान निकोबार था। हाँ बिल्कुल। अब वो वहाँ तक कैसे जाएंगे, किस हिसाब से ट्रेवल करेंगे। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो आई थी वो थी कि आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, आपका माउस काम नहीं कर रहा है, तो ये आप अगर कितना भी बोलेंगे बट एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला वो ये थोड़ी कंसिडर करेगा कि आपका माउस काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स के फेवर में हूँ और यहाँ पे मैं सीधा यही बात बोलूँगा कि सरकार को यहाँ पे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले एक ऐसी संस्था, और संस्थाएं क्यों मैं कह रहा हूँ कि सरकार को खुद की एक संस्था डेवलप करनी चाहिए यहाँ पर। अगर आप प्राइवेट संस्था पे, वो प्राइवेट संस्था भी क्या, आप किसी एक संस्था को काम दे रहा, अभी हो क्या रहा है, आपने मेरे को काम दिया कि एग्जाम कंडक्ट करवाने, मैंने किसी और को सब लेटिंग कर दिया उसको, एक तरह से जैसे सब लेटिंग हाउस करते हैं वैसे भाई सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, तुम ये काम करो। रोड का कॉन्ट्रैक्ट जो है पास ऑन और उसमें मैंने अपना एक कमीशन वगैरह फिक्स कर लिया। अब वो जो है वो सरकार के लिए अकाउंटेबल नहीं है जी। वो तो मेरे लिए अकाउंटेबल है, तो वो उस चीज़ को इतना सीरियस क्यों लेंगे, और उनको पैसा भी थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि बीच में मैं भी तो एक
अमाउंट लूंगा, उनको कम मिलेगा तो उसी हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पे संस्था जो है सरकार को खुद को अपनी बनानी तो पड़ेगी। आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने कहीं ना कहीं इसे हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट समझ के जो है प्राइवेट इंडस्ट्री को देते देते फ्यूचर खराब करने का जो है प्लान बना रखा है। और ये जब मैटर सारा चल रहा था उसके बीच में जो पेपर होने वाला था उसको दोबारा से इन्होंने पोस्टपोन कर दिया, अभी जो स्मॉल अपडेट मुझे मिली। तो आप कहीं ना कहीं एक आपसे सवाल ये बनता है कि क्या इस पूरे पेपर लीक मामले को आप ये समझते हैं कि ये सिस्टम की गलती है, कहीं ना कहीं युवा इसमें खुद एक फिसाद है, या कौन है जो इस बात को समझा सके कि भाई पेपर लीक क्यों हो जाता है? तो ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज है। ये जब जिस दिन सरकार सब लेटिंग करना बंद कर देगी ना जी, ये सब कॉन्ट्रैक्ट देना बंद कर देगी, पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI एक ऐसी संस्था है जिसमें आप देखेंगे कि आपको पेपर लीक की घटनाएं नहीं मिलेगी। रीज़न क्या है कि उसके अंदर पेपर सिस्टम, एक अलग से सिस्टम फॉलो किया जाता है कि पेपर बनते हैं, जैसे 3 पेपर बनाए गए हैं। ICAI के प्रेसिडेंट को नहीं पता कि कौन सा पेपर एग्जाम में आने वाला है। वहाँ की कमेटी, वहाँ के जो बोर्ड होते हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड, वो एक अलग ही होता है और वही इस पूरे प्रक्रिया को ध्यान में रखते हैं। और देन सेंटर पे पेपर कैसे पहुंचा जाता है, वो इतना सेफ प्रोसेस वो रखते हैं जिसकी वजह से आज तक कभी भी ऐसी घटनाओं का कभी सामना नहीं करना पड़ा। वैसा सिस्टम क्यों हुआ? क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व है उसके अंदर, वो खुद ICAI एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। ऐसा ही अगर हमारी सरकार भी करने लगेगी कि उनकी खुद की संस्था अगर इन चीज़ों में आएगी बजाय किसी और को कॉन्ट्रैक्ट देने के, तो ये चीज़ें रुक जाएगी। आज अगर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उसमें तो हज़ारों एम्प्लॉई है काम करने वाले। अब मैंने, मान लीजिए कि सरकार ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, मेरे यहाँ पे अंडर में खूब सारे एम्प्लॉई है, अब मैं खुद तो काम करूंगा नहीं, मैं एम्प्लॉय को दे दिया। अब वहाँ पे क्या होता है, कुछ पैसों के लिए किसी को पता लग गया भाई ये पेपर है, तो कुछ पैसों के लिए वो क्या करेंगे कि बोलेंगे भाई हमारे पास पेपर है, हमको पैसा दो, हम आपको पेपर देंगे। अब बच्चे में भी कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, उनको चाहिए पेपर मिल गया, हमारा नंबर हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन आ जाएगा, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट और आसान तरीका है, वो पेपर लेंगे। बट अब उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट दिया कि उनको वो अमाउंट रिकवर करने के लिए 50 लोगों को और पेपर बेचना होगा, फिर वहां से पैसा तो वो अपने आप वायरल हो गया और वो चीज़ फैल गई, वो पेपर भी लीक हो गया। बिल्कुल, ये इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पर बहुत कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। अभी आप ये बिलीव नहीं करोगे उन लोगों का, उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो डीमोटिवेट होते जा रहे हैं इन चीज़ों को देख करके। जो इंटेलिजेंट बच्चा जिसने मेहनत की, जो हकीकत में एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पर पहुँचा था इस उम्मीद पे कि मैं एग्ज़ाम दूंगा, उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, पता नहीं किसी ने लोन लेकर के अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाई, वो एक सपना लेकर के वहाँ पे आते हैं, देन उनको पता लगता है कि ऐसा हादसा हो गया। और जब डीमोटिवेट हो जाता तो उसका इम्पैक्ट उनके ब्रेन पे भी पड़ता है, पढ़ाई पे भी पड़ता है। फिर नेक्स्ट टाइम एग्जाम पोस्टपोन करने के बाद में जाता तो उनको फिर एक डर रहता कि वापस ऐसा कुछ हो गया तो अपना 100% भी नहीं दे पाते वहाँ पर। आपने एक वीडियो देखा होगा जब SSC प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा था, उस वक्त एक युवा सभी कैमरेस के सामने जो है गिड़गिड़ा रहा था और चिल्ला रहा था, लेकिन उसके पास जुबान नहीं थी। अगर आपने वीडियो देखा हो। नहीं, एक्चुअली तो वो जो है, मैं आपको बता दूं, वो बस चिल्लाए जा रहा है, वो गूंगे होने की आवाज में वो बस अपना दर्द बयां कर रहा है, दर्द बयां कर रहा है। किस तरीके का मेंटल प्रेशर होगा उस वक्त उसके पास, हाउ दे आर हैंडलिंग इट। लाइक अगर इतना बड़ा, अगर मैं इसको ये समझूं कि एजुकेशन सेक्टर को ही धंधा बना दिया है, सिस्टम हो, सरकार हो, चाहे स्टाफ हो, कहीं ना कहीं है तो युवा का ही नुकसान। हमारी युवा इसमें पिस रही है। तो आपको लगता है ये वाला प्रेशर भी ये आने वाले समय में बच्चे हैंडल नहीं कर पाएंगे? इस तरीके की चीजें होती रहेंगी, सालों की मेहनत जो है अपने आप को वो परेशान करती है, और कहीं ना कहीं एक शब्द जो हमारे सामने आता है जिसे हम सुसाइड कहते हैं, वो भी एक मंजर इसमें नजर आएगा। सर देखो, कोई भी प्रेशर बच्चा होता है ना, स्टूडेंट, मैं बोलता हूँ आज के टाइम में जी, एक मजबूत कड़ी जो हमारे देश की थी ना, वो युवा थी। आज भी युवा है। नहीं, मैं थी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज का जो युवा है ना, वो या तो इन सब गतिविधियों की वजह से डीमोटिवेट होता जा रहा है जी, या आजकल का युवा जो है वो रील्स वगैरह में उनमें फंस चुका है। बिल्कुल फंस चुका है, बराबर, सोशल मीडिया की दुनिया में फंस चुका है। अब अगर आपको ये पता है कि आप आज नहीं कल अपनी मेहनत से पास हो जाओगे, तो आप तब तक मेहनत करते रहोगे जब तक आप पास नहीं हो जाते। लेकिन आपको जब ये पता लगेगा कि आपकी मेहनत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लक का और दूसरे फैक्टर का होगा, तब आप अपनी 100% कभी मेहनत नहीं दोगे। पर एजुकेशन सेक्टर में लक कहाँ काम करता है सर? मेहनत काम करती है। नहीं सर, आजकल लक काम करने लग गया कि भाई आप जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, वो एग्ज़ाम होगा नहीं होगा तो वहाँ पे माउस चलेगा नहीं चलेगा, चीज़ें जो होगी प्रॉपर वे में जिस तरीके से सोच करके जा रहा है उस तरह से होगा या नहीं होगा। ऐसी चीज़ें जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर बहुत इम्पैक्ट डालने लग गए। तो बच्चा जो अपनी मेहनत के ऊपर
ट्रस्ट करते करते अब इन चीज़ों के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है, जिससे उसका मेंटल प्रेशर बढ़ता है। और जब कभी भी मेंटल प्रेशर में कोई भी चीज़ की जाती है ना, उसमें 100% रिजल्ट कभी भी नहीं आता है। आप एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं इस चीज़ को समझाऊंगा। हम जब एग्जाम में, कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम में एग्जाम पेपर लिखते हैं, पेपर लिखते वक्त आपने देखा होगा कि हम कई बार आंसर भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। और जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आता है हमको लगता है अरे यार इसका आंसर तो मुझे आता था। बिल्कुल ऐसा होता है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि वो एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर को हमारा ब्रेन हैंडल नहीं कर पाया, और उसने अपना इमोशनल कंट्रोल जो है वो छोड़ दिया, वहाँ पर कंट्रोल खो दिया उसने। इमोशनल कंट्रोल खोने की वजह से घबराहट वहाँ पे हावी हो गई, और उस वक्त आती हुई चीज़ भी आपके दिमाग से निकल गई। तो ये तो सिर्फ 3 घंटे की उनकी बात कर रहा हूँ जो एग्जाम में बच्चा पढ़ करके गया तो उस टाइम ऐसा होता है, बट आजकल वो 3 घंटे का प्रेशर बच्चे को एग्जाम से 2 महीने पहले से झेलना शुरू करना पड़ता है कि पता नहीं एग्जाम कैसा होगा, सही ढंग से होगा कि नहीं होगा। ये प्रेशर फिर किसकी होगा वजह से है? जीतने की रेस है क्या, एग्जाम जीतना है हमें, या सिर्फ पास होने की रेस है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, वो एम और गोल वाला मैटर है? ये क्या है, क्या प्रेशर है जो एग्जाम में एक सवाल के जवाब को भूलने पे मजबूर कर देता है, अपने आप से सवाल करने पे मजबूर कर देता है? ये जो आज का जो प्रेशर है ना, वो सबसे बड़ा प्रेशर है कंपैरिजन का। आज के टाइम में हर कोई एक दूसरे से कॉम्पीट करके आगे निकलना चाहता है, लेकिन वो ये समझते नहीं है कि कंपैरिजन जो है वो आपका कंपैरिजन कभी किसी और के साथ में हो ही नहीं सकता है। हर एक के अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है। मुझे कहानी याद आ रही, बड़ी प्यारी सी कहानी है। एक बार एक कौवा था, वो बहुत दुखी हो गया था। कहानी काल्पनिक है बट मीनिंग बहुत अच्छा है उसका। वो बहुत दुखी हो गया था, तो एक ऋषि मुनि वहाँ से जा रहे थे। ऋषि मुनि ने उसको देखा, बोला भाई तू उदास क्यों है? बोले कि मैं बहुत दुखी हूँ अपनी ज़िंदगी से, एकदम काला कौवा हूँ, और मुझे कोई पसंद भी नहीं करता है, खाली श्राद्ध के अंदर मेरी थोड़ी सी वैल्यू होती है, उसके अलावा जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ से लोग भगा देते हैं। तो बोले तुझे क्या बनना है? बोले मुझे हंस बनना है। बोला मुझे हंस बनना है। बोले जिंदगी तो उसकी है। बोले एक काम कर, मैं तुझे हंस बना दूंगा, पहले जाकर के हंस से मिल ले एक बार। वो हंस के पास जाता है। बोला हंस भाई यार तेरी क्या लाइफ है, क्या ज़िंदगी है, इतने मज़े से तू जी रहा है। बोले कि यार तेरी लाइफ के में मज़े ही मज़े हैं, काश मैं भी हंस बन जाऊं। तो उसने बोला काहे की ज़िंदगी, कैसी ज़िंदगी? कलर देख मेरा, विधवा के जैसा तो कलर है मेरा, हर टाइम पानी में रहता हूँ, और आजू बाजू वाले जितने भी बच्चे हैं वो आकर के चिल्लाते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, तंग करते रहते हैं। जो भी पार्क में घूमने आते हैं वो भी छेड़ते रहते हैं। कोई प्राइवेसी नहीं है, हर जगह पे लोग हमको घेर करके खड़े हो जाते हैं। तो बोले ऐसी कोई ज़िंदगी होती है? तो बोले तो फिर ज़िंदगी किसकी अच्छी है? बोले तोते की अच्छी है। दोनों जाते हैं गुरुजी के पास, हम दोनों को तोता बना दो। गुरुजी बोलते एक काम करो, पहले तोते से पूछ लो कि उसकी ज़िंदगी अच्छी है, कैसी अच्छी चल रही है। तो वो जाते तोते के पास में, पहले तो पेड़ के 2-3 चक्कर काटते, तोता उनको दिखता नहीं है। फिर तोता बोलता भाई किसको ढूंढ रहे हो? बोले अरे यार तुझे ही ढूंढ रहे थे। बोले तेरी क्या ज़िंदगी है यार तोते, ज़िंदगी हो तो तेरे जैसी हो, मस्त इतना बढ़िया बोलता है, लोग प्यार करते हैं। बोले काहे की ज़िंदगी? एक तो कलर ऐसा दिया है कि तुम लोगों को भी 2 चक्कर काटने पड़े मुझे ढूंढने के लिए कि हरियाली में हरे रंग दिखाई नहीं दिया तुम्हारे को। दूसरा, मेरी बोली की वजह से लोग मुझे पिंजरे में बंद करके रखते हैं और मुझे टॉर्चर करते रहते हैं, ना आज़ादी ना कुछ और। ऐसी कोई ज़िंदगी होती है? तो बोले ज़िंदगी फिर किसकी अच्छी? बोले मोर की अच्छी। सब गए मोर के पास में। बोले मोर भाई यार तेरी ज़िंदगी तो बहुत बढ़िया है। बोले रुको, ये आवाज़ सुनो, पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है? बोले हाँ। बोले शिकारी है, शिकार करने के लिए आ रहा है, हर वक्त मौत का खतरा मुझ पर मंडराता रहता है, मेरे पैरों को देखो कितने बदसूरत हैं। तो बोले यार फिर ज़िंदगी किसी की भी अच्छी नहीं है? बोले है। बोले किसकी? बोले अबे गधे कौवे तेरी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अच्छी है, ना कोई तुझे पकड़ सकता, ना कोई तेरा शिकार करता, ना कुछ और। मतलब हर आदमी में एक टैलेंट है, बट हम दूसरों से कंपेयर करके ही दुखी हैं, कंपैरिजन में परेशान हैं। अगर हम हमारे टैलेंट को पहचान करके उसको आगे लेकर के जाएंगे ना, तो हमारी फील्ड में हम सबसे आगे बढ़ जाएंगे।